Atrophic rhinitis, one of the most commonly asked long question in ENT फाइनल ईयर. भाइवा पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल मास्टर इन एट्रोफिक राइनिटिस फॉर भाइवा एंड एमसीक्यू एंड ऑल्सो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. वीडियो को एंड तक देखना. एंड में इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे एंड ये टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे एंड एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी वीडियो के एंड में बताएंगे. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं. एट्रोफिक राइनिटिस के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे, यूटियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे एंड इसका मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट भी देखेंगे. ठीक है. एट्रोफिक राइनिटिस फिर क्या है? एट्रोफिक राइनिटिस है, इट्स ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज. इट्स ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ द नेजल म्यूकोसा एंड टर्बिनेट बोन्स. ठीक है, इट्स ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ द नेजल म्यूकोसा एंड टर्बिनेट ऑफ द बोन्स. मतलब क्या है? ये जो नेजल म्यूकोसा है, ये इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं. ये जो नेजल म्यूकोसा है, इस नेजल म्यूकोसा का क्या होता है? क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है एंड इसका एट्रोफी हो जाता है एंड इसके साथ साथ टर्बिनेट बोन का भी. ठीक है, तो फिर क्या होता है? स्कैंटी विस्कोइड सिक्रेशन आएगा इससे एंड क्या बनेगा? ग्रीन क्रस्ट. स्कैंटी विस्कोइड सिक्रेशन एंड क्या देख पा रहे हैं? ये जो देख पा रहे हैं इस डायग्राम में ग्रीन क्रस्ट बनेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? एट्रोफिक राइनिटिस के लिए ऐसे बनता है. क्या बनेगा फिर? नेजल म्यूकोसा एट्रोफी हो जाएगा एंड टर्मिनेट बोन्स का भी एट्रोफी होगा. उसके कारण क्या होगा? स्कैंटी विस्कोइड सिक्रेशन होगा एंड ग्रीन क्रस्ट फॉर्म होगा. ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग इटियोलॉजी देखेंगे. मेनली जो एट्रोफिक राइनिटिस है टू टाइप्स का होता है. एक होता है प्राइमरी एट्रोफिक राइनिटिस और एक होता है सेकेंडरी एट्रोफिक राइनिटिस. प्राइमरी एट्रोफिक राइनिटिस का इटियोलॉजी क्या क्या है? इसका इटियोलॉजी है हेरिडिटरी, एंडोक्राइन, रेशियल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून एंड ऑटोनोमिक इम्बैलेंस एंड है सरफेस्टल डेफिशिएंसी. अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है जो है हर्नियस. इससे हम लोग इसका हर एक इटियोलॉजी प्राइमरी एट्रोफिक राइनिटिस का याद रख सकते हैं. बट सेकेंडरी एट्रोफिक राइनिटिस का इटियोलॉजी अलग है. सेकेंडरी एट्रोफिक राइनिटिस का इटियोलॉजी क्या क्या है? एक्सेसिव टर्बिनेट सर्जरी. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेसिव टर्बिनेट सर्जरी, जो कि सेकेंडरी एट्रोफिक राइनिटिस का इटियोलॉजी है. क्रॉनिक साइनोसाइटिस, रेडिएशन एंड ट्रॉमा, ये भी है सेकेंडरी एट्रोफिक राइनिटिस का एक इटियोलॉजिकल कॉज. ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा? इटियोलॉजी देखा. इसके बाद हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे. पहले हम लोग क्लिनिकल फीचर्स को डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है क्लिनिकल फीचर्स में. ठीक है, क्या होता है इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे. पहले क्या होता है? जो ये नेजल कैविटी में ये जो म्यूकोसा रहता है, इस म्यूकोसा का एट्रोफी हो जाता है एंड उसके साथ साथ क्या होता है? यहाँ पर ग्रीन क्रस्ट भी देखा जा सकता है एंड उसके साथ साथ क्या होता है? नेजल कैविटी जो है वो रूमी हो जाता है, मतलब वाइडेड नेजल कैविटी होता है. वाइडेड नेजल कैविटी होने के कारण क्या होता है? एयर बहुत इजीली, जितना एयर पास हो रहा था उससे जल्दी, उससे ज़्यादा जल्दी क्या होगा? एयर हम लोग के नोज के थ्रू पास हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी फील होता है. क्योंकि इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे, इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे ये है नॉर्मल नेजल कैविटी. यहाँ पर क्या हो रहा था? एयर फ्लो नॉर्मली जा रहा था एंड नॉर्मल टर्बिनेट्स था, तो एयर फ्लो जो नॉर्मली जा रहा था. बट एट्रोफिक राइनिटिस में क्या होता है? जो टर्बिनेट्स है वो एट्रोफी हो जाता है. तो टर्बिनेट एट्रोफी हो जाता है तो क्या होता है? जो क्रस्ट एंड म्यूकस है वो क्या होता है? रैपिड एयर फ्लो करते हैं, रैपिड एयर फ्लो होता है. तो रैपिड एयर फ्लो क्यों होता है? वाइडेड नेजल कैविटी हो जाता है तो रैपिड एयर फ्लो होता है. तो रैपिड एयर फ्लो होने के कारण क्या होता है? जो हम लोग का ब्रेन है वो हम लोग का ब्रेन उस एयर फ्लो का सेंसेशन को पकड़ नहीं पाते हैं. तो जब हम लोग का ब्रेन एयर फ्लो का जो सेंसेशन है उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उसको उस सेंसेशन को फील नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है? हम लोग का नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है. ठीक है, अच्छे से समझ में आया. तो इसके बाद हम लोग और बाकी इसका क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं और क्या क्या है और क्या होगा. जो सेप्टल है उसमें क्या होगा? सेप्टल में परफोरेशन हो जाएगा. क्या होगा? परफोरेशन
हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर ग्रीन क्रस्ट बनता है एंड म्यूकोसा पेल हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इस कारण से यहां से क्या आता है, फाउल स्मेलिंग आता है। बट एक क्लिनिकल फीचर्स है, फाउल स्मेलिंग जो यहां से आता है उनके पेशेंट के आसपास वाले आदमी को फाउल स्मेलिंग आएगा, बट पेशेंट खुद फील नहीं कर पाएगा उसका फाउल स्मेलिंग को। इसलिए इस टाइप का फाउल स्मेलिंग को एनेस्मिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं मार्सिफुल एनेस्मिया। पेशेंट के आसपास वाले जो आदमी है उसको फाउल स्मेलिंग फील हो रहा है, बट पेशेंट को खुद को फाउल स्मेलिंग फील नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मार्सिफुल एनोस्मिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारा इसका साइनम सिम्टम पढ़ लिए। अब देखते हैं साइनम सिम्टम में क्या है। तो पहला क्या हुआ, मार्सिफुल एनोस्मिया। फिर हम लोगों ने क्या बोला, वाइडेड रूमी नेजल कैविटी के कारण ज्यादा एयर फ्लो होता है, वो ब्रेन सेंसेशन नहीं कर पाते हैं उस ज्यादा एयर फ्लो को, इसलिए क्या होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। एंड क्या, एपिस्टेक्सिस, नेजल ब्लीडिंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद साइन, साइन में क्या होगा, एक एक साइन देखेंगे। नोज में क्या साइन देख सकते हैं, लैटरल वॉल के नोज में इधर क्या हुआ, म्यूकोसा जो है पेल एंड ड्राई हो जाता है। तो म्यूकोसा क्या, पेल एंड ड्राई हो जाता है। टर्बिनेट्स क्या हुआ, एट्रोफी हुआ। टर्बिनेट्स क्या हुआ, रिड्यूस हो जाएगा। टर्बिनेट रिड्यूस होगा, इसलिए क्या हुआ, रूमी नेजल कैविटी हुआ। रूमी नेजल कैविटी होने के कारण एयर फ्लो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एयर फ्लो ज्यादा इंक्रीज होगा, ब्रेन हम लोग को सेंसेशन नहीं मिल पाएगा, तब क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक्सटर्नल बहुत ज्यादा पूछते हैं कि रूमी एक्सटर्नल बनने के बाद भी पेशेंट क्यों नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फील करते हैं। तो इसका कारण यही है कि रूमी एक्सटर्नल होने के बाद एयर फ्लो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि हम लोग को ब्रेन को सेंसेशन नहीं मिल पाता है, और इस कारण से जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट मीडियल वॉल, मीडियल वॉल में क्या होगा, सेप्टम, सेप्टम में क्या हुआ, पारफोरेशन हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेप्टम में क्या हुआ, पारफोरेशन हुआ। वेस्टिब्यूल में क्या होगा, डार्माटाइटिस होगा। वेस्टिब्यूल में इंफेक्शन होगा, डार्माटाइटिस होगा। एंड क्या होगा, सैडल नोट्स डिफॉर्मिटी होगा, सैडल नोट्स डिफॉर्मिटी आएगा, ठीक है। और नेजल कैविटी, बार बार मैंने बोला नेजल कैविटी रूमी होगा बिकॉज ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस में क्या होता है, जो टर्बिनेट है उसका एट्रोफी के कारण क्या होता है, नेजल कैविटी रूमी हो जाता है एंड ग्रीनिश क्रस्ट आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, ग्रीनिश क्रस्ट आएगा इधर। फिर उसके बाद क्या होगा, ईयर, ईयर में क्या होगा, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईटी ट्यूब, यहां पर क्या होता है, ईटी ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर पेरिफेरल नेजल साइनस, पेरिफेरल नेजल साइनस में क्या होगा, स्मॉल एंड थिकेंड वॉल एंड ओपेक ऑन एक्सरे, ठीक है। ये है पेरिफेरल नेजल साइनस में देखा जा सकता है। फेरिंग्स में होगा फेरिंजाइटिस, लैरिंग्स में होगा लैरिंजाइटिस। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया अभी। व्हाई पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर्स, पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर्स मतलब क्या है, क्यों पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पैराडॉक्सिकल, क्यों क्यों पैराडॉक्सिकल बोल रहे हैं इसको। नेजल कैविटी इज वाइड एंड रूमी, तो नेजल कैविटी अगर वाइड और रूमी हुआ तो इधर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता था, एयर ज्यादा पहुंचना चाहिए था, लेकिन इधर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है नेजल कैविटी वाइड एंड रूमी होने के बाद भी, तो इसलिए इसको, ये जो अपोजिट टाइप ऑफ काम हो रहा है इसको, इसलिए हम लोग पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड पैराडॉक्सिकल नेजल कैविटी इज वाइड एंड रूमी बट पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। इसके बाद इन एट्रोफिक राइनाइटिस, व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रेजेंट, कि वाइड एंड रूमी बनने के बाद भी नेजल कैविटी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इंफीरियर टर्बिनेट जो है एट्रोफी हो जाता है, श्रिंक हो जाता है इंफीरियर टर्बिनेट, नेजल कैविटी बिकम एबनॉर्मली वाइड, नेजल कैविटी क्या होता है, एबनॉर्मली वाइड हो जाता है। एयर पासेस वेरी रैपिडली थ्रू द कैविटी, एयर जो है वेरी रैपिडली कैविटी से पासेस होता है एंड एयर फ्लो डज नॉट प्रॉपरली टच द नेजल म्यूकोसा, जो एयर फ्लो है प्रॉपरली नेजल म्यूकोसा में टच ही नहीं हो पाता है, तो ब्रेन को सेंसेशन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड जनरल नॉलेज के लिए भी एंड समझने के लिए भी, कि एट्रोफिक राइनाइटिस में रूमी एंड वाइडेड नेजल कैविटी होने के बाद भी क्यों पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो इसका जनरल मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा हम लोग को जो ग्रीनी क्रस्ट बना था उसको रिमूव करना होगा। उसको कैसे रिमूव करेंगे, एन एल्कालाइन सॉल्यूशन, एक एल्कालाइन सॉल्यूशन है जो इसको रिमूव कर सकते हैं। अब एल्कालाइन सॉल्यूशन में क्या क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा 1 पार्ट, सोडियम बाइबोरेट रहेगा 1 पार्ट, सोडियम क्लोराइड रहेगा 2 पार्ट, और इन तीनों को 200 ml वाटर के साथ मिक्स करेंगे एंड इसको फिर यूज करेंगे जो क्रस्ट बना है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये है जनरल ट्रीटमेंट। अगर इससे काम नहीं हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग यूज करेंगे पोटासियम आयोडीन। पोटासियम आयोडीन देंगे, कहां से देंगे, बाई माउथ देंगे। किस लिए देंगे, प्रोमोट एंड लिक्विफाइड द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर करने के लिए देंगे। क्या देंगे, पोटासियम आयोडीन देंगे। ठीक है, तो इससे क्या काम करेगा, एट्रोफी टर्मिनेट कॉजिंग रूमी नेजल चेंबर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स में बी सीन। इसमें क्या होगा, जो एट्रोफिक टर्मिनेट्स है वो कॉजिंग रूमी नेजल चेंबर, जो टर्मिनेट है वो थोड़ा नेजल चेंबर को और ज्यादा रूमी बना देगा, तो हम लोग नेजोफेरिंक्स को अच्छे से डायग्नोसिस कर पाएंगे यहां पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस से पता चला एट्रोफिक राइनाइटिस है। जब पता चल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके देंगे। 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके देंगे। क्यों देंगे, प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, लैरिंजाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, या फिर ये हम लोग को जो इनर ईयर है यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू इनर ईयर में भी जा सकता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 25% ग्लूकोज के साथ ग्लिसरीन मिक्स करके देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नेजल स्प्रे करेंगे। क्या करेंगे, लोकल एंटीबायोटिक। नेजल स्प्रे करेंगे क्या, लोकल एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे केमिसिटाइन एंटीओजेनिया, केमिसिटाइन एंटीओजेनिया, जिसका सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, उसका सॉल्यूशन होगा क्लोरोमाइसेटिन, ऑस्टेरिडियोल एंड विटामिन D2। इसका जो है सॉल्यूशन में रहेगा क्लोरोमास्टिडिन, ऑस्टेरिडोल एंड विटामिन D2। ठीक है, उसके बाद अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑस्टेरिडोल स्प्रे देंगे। अगर ऑस्टेरिडोल स्प्रे से भी काम नहीं हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। 2 टाइप का सर्जरी होता है, एक होता है योंग ऑपरेशन और एक है मॉडिफाइड योंग ऑपरेशन। इसके नेक्स्ट में हम लोग बाकी जो जो स्टेप्स इधर हम लोगों ने देखा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने 25% ग्लूकोज के साथ ग्लिसरीन यूज करेंगे। तो ये भी वही क्या, हम लोगों को ग्लिसरीन यूज करेंगे किस लिए, जो है क्रस्ट रिमूव के लिए, या फिर जो रूमी नोज है उसको सॉल्यूशन या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन को जो है रोकने के लिए हम लोग 25% ग्लूकोज के साथ ग्लिसरीन यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक कौन सा यूज करेंगे, केमिसिटाइन एंटीओजेनिया, केमिसिटाइन एंटीओजेनिया। इसमें क्या क्या रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 1 ml एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रहेगा 1 ml कॉन्टेंट्स क्लोरमफेनिकॉल एंड ऑस्टेरिडियोल डाइप्रोपियोनेट एंड विटामिन D2 एंड प्रोपिनियोल ग्लाइकोल रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग पोटासियम आयोडीन यूज करेंगे एंड अदर ड्रग में हम लोग रिफाम्पिसिन यूज करेंगे एंड एस्टेरिडोल स्प्रे यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे सर्जरी। ये जो है सर्जरी का प्रोसीड्यूर है, सर्जरी। ठीक है, सर्जरी का प्रोसीड्यूर है। अब सर्जरी में हम लोग को एम क्या रहेगा, जो नेजल टर्मिनेट है या फिर नेजल कैविटी है, नेजल टर्मिनेट का एट्रोफी हुआ, नेजल कैविटी रूमी हो गया, तो हम लोग का जो एम रहेगा वो क्या रहेगा, रिड्यूस द साइज ऑफ द रूमी नेजल कैविटीज, रिड्यूस द साइज ऑफ द रूमी नेजल कैविटी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो टाइप का ऑपरेशन है, एक है योंग ऑपरेशन, एक है मॉडिफाइड योंग ऑपरेशन। इस डायग्राम में समझते हैं योंग ऑपरेशन मतलब क्या है, नेजल कैविटी को ऐसे पूरा कुछ टाइम के लिए, नेजल कैविटी को 6 मंथ के लिए ऐसे क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो है नेजल कैविटी को क्लोज कर देंगे एंड उसको जो है प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन यूज करेंगे, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। उसके बाद और एक क्या है, मॉडिफाइड योंग ऑपरेशन। यहां पर क्या करेंगे, पूरा नेजल कैविटी को क्लोज करेंगे बट एक छोटा सा होल रख देंगे, कितना 3 mm का एक होल रख देंगे। ठीक है, जहां से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो है एयर पास होगा एंड इसमें ये क्या करेंगे, ये वाला
2 ईयर्स के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये है इसका मेनली यंग्स ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग देखें इसका साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर्स में जो है म्यूकोसा, टर्बिनेट्स, ये सब याद रखना है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूमी नोज बनने के बाद भी क्यों नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसके मेन कारण रैपिड एयर फ्लो होता है। रैपिड एयर फ्लो के लिए क्या होता है, इधर जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा के साथ एयर टच नहीं कर पाते हैं तो ब्रेन को सेंसेशन नहीं पहुंच पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, भाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड उसके बाद ये पूरा 5 मार्क का एसएक्यू भी आ सकते हैं। एंड उसके लिए आप लोगों का क्या, ये पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का इटोलॉजी अलग अलग से लिखना है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स लिखना है। एंड उसके साइंस जैसे मैंने लिखा, नोस, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, नेजल कैविटी, क्रस्ट, इसको अलग अलग से लिखना है। एंड उसके बाद जो है इसका मैनेजमेंट लिखना है। एंड ये जो है व्हाई पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर्स, ये भाइबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं 4 एमसीक्यू दूंगा, उस 4 एमसीक्यू को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, ताकि आप लोगों को जो है इसका जो नॉलेज है पूरा क्लियर हो गया, वो आप लोगों को पता चलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। पहला एमसीक्यू है, मार्सिफुल एनोस्मिया इज सीन इन एट्रोफिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, इथमोइडल पॉलीपोसिस एंड राइनोस्पोरिडियोसिस। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल आर इम्प्लीकेटेड इन इटियोलॉजी ऑफ द एट्रोफिक राइनाइटिस एक्सेप्ट क्रॉनिक साइनोसाइटिस, नेजल डिफॉर्मिटी, डीएनएस मतलब डेविएटेड नेसल सेप्टम एंड स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है। इसका भी जो है हम लोग कवर कर चुके हैं वीडियो में, तो इसका भी जो आंसर है कमेंट में आप लोग लिखिए। कॉज, नेक्स्ट एमसीक्यू है, कॉज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इन द एट्रोफिक राइनाइटिस, क्रस्टिंग, पॉलिप, सिक्रेशन एंड डेविएटेड नेजल सेप्टम। फोर्थ एमसीक्यू है, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग एट्रोफिक राइनाइटिस एक्सेप्ट मोर कॉमन इन मेल्स, क्रस्ट आर सीन, एनोस्मिया इज नोटिस्ड एंड यंग ऑपरेशन इज यूजफुल। तो ये 4 एमसीक्यू का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट जरूर करना। इफ दिस वीडियो हेल्प योर ईएनटी प्रिपरेशन, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर बैचमेट्स एंड सब्सक्राइब for more final year MBBS ENT topic. Next video I will cover on allergic rhinitis and defines between allergic rhinitis and atrophic rhinitis. Thank you.